Hello everyone. Today we are going to discuss sample question paper 2021 of term 1 and of subject physics. So today first of all we are going to discuss the general instructions which are issued by the CBSE. So let's discuss about these instructions. So here are the instructions. So CBSE question paper contains 3 sections. Section A has 25 questions. You have to attempt any 20 question, and section B has 24 questions. You have to attempt any 20. These are the internal choices given, and 6 questions contains by the section C, and you have to attempt any 5 questions, right? So all questions carry equal marks. That means you have to attempt 45 questions, and 40 questions are of 35 marks. That means each question carry less than 1 mark, that is approximately 0.77 mark, right? So let's discuss about the paper. तो पेपर बेटा डिस्कस करते हैं. चलो मूव करते हैं पेपर पे. सेक्शन ए में दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 MCQ, और अभी पढ़ लिया हमने 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प्ट. सो जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगे बेटा उसको आप छोड़ते जाइए, बाद में लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए. ये ना हो कि लेंदी में टाइम कंज्यूम करते रहें और फिर लास्ट में पेपर कंप्लीट ना हो, बिकॉज यू हैव टू अटैम्प्ट दिस पेपर इन ओनली 90 minutes, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Question number first is basically which of the following is not the property of equipotential surface. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता होनी चाहिए. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है. अच्छा चलो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसके बाद MCQ देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये बिल्कुल सही है. जो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है. तो पहली प्रॉपर्टी सही है कि वो क्रॉस नहीं कर सकती दो इक्विपोटेंशियल. क्यों नहीं कर सकती? क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल की परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो एक अगर क्रॉस करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज़ ज़ीरो. ये भी सही है. जैसे dV/dr है, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल. और ये कह रहा है कि ज़ीरो होता है. बिल्कुल ज़ीरो होता है. क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि पोटेंशियल तो चेंज हो ही नहीं रहा, बिकॉज V इज़ कॉन्स्टेंट. तो ये भी बिल्कुल सही है. ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे. ये एक प्रॉपर्टी गलत है. क्यों गलत है बेटा? अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? इक्वली स्पेस होनी चाहिए. तो उस केस में क्या होगा? कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं होंगे, बल्कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होती इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. तो इसमें प्लेन सरफेसेस बनेंगी. तो ये ऑप्शन है गलत. मतलब आपको गलत बताना तो ठीक हो गया. और ये इमेजिनरी स्फेयर हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है. तो थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट वन, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है बेटा. चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड. चलो लेट्स यस बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं -+8Q एंड -2Q, ठीक है. तो ये जूम कर लेते हैं. 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास, एक है आपके पास +8Q और दूसरा है आपके पास -2Q, ठीक है बेटा. उसके बाद क्या कह रहा है? आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L. मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको x = L, ठीक है. द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो इन चार्जेस की वजह से. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऐसा पॉइंट ढूंढना है आपको. उसका आपको डिस्टेंस बताना है. 4 ऑप्शन गिवन है, 8L, 4L, 2L या L. ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है बेटा. तो कैसे बताएंगे? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज दोनों के मिडल में हो. अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये चार्ज दोनों के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है मिडल में, इन बिटवीन द टू चार्जेस.
तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, -q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, -2q। तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब आपको या तो राइट में मानना पड़ेगा या लेफ्ट में इस पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। सपोज आपने राइट में सपोज कर लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस आपने मान लिया सपोज r, ठीक है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r + l। अब दोनों डिस्टेंस आपके पास हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो पॉइंट P पे आप क्या मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। वो कब हो सकती है, जो +8q ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो -2q से आइडेंटिकल हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +8q मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था k/r²। तो q कितना बेटा, q है 8q/r²। r कितना है हमारे पास, इसके लिए 8q के लिए r + l², ठीक है बेटा, इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा k × 2q। मैग्नीट्यूड लेना होता है, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, डिवाइड बाय r कितना है इस बार r है हमारे पास r²। तो k गेट्स कैंसिल आउट, q गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ 1/4 आ गया। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ से q कैंसिल आउट हो गया था ना, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर k × क्या था यहाँ पर 2q/r²। तो ये q कैंसिल आउट हो गया, k कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1। इसको हम ऐसे रिराइट कर सकते हैं 4/r + l² दैट मस्ट बी इक्वल टू 2/, यहाँ से अच्छा इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो 4 बच जाएगा नहीं, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 1/r²। इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 2r इक्वल r + l, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 2r = r + l आ गया। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद 2r = r + l आ गया, और आपको फाइंड आउट क्या करना r, तो r आ जाएगा आपके पास l, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे आपके पास l डिस्टेंस पे आ गया है r + l, और उसको ओरिजिन से बताओगे, ओरिजिन से बताओगे तो ओरिजिन से कितना आ जाएगा, आपने यहाँ से चूज़ किया हुआ है r + -2q से, ये वाला पॉइंट P, ये r चूज़ किया ना, तो ये हो जाएगा r आपके पास l आया और l ये था, तो 2l हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। जो थर्ड ऑप्शन है 12 वो करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वो टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P, एक डायपोल है और उसका डायपोल मोमेंट है P, उसको पैरेलल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन निकालना है आपको। तो वर्क डन निकालना है, रोटेटिंग द डायपोल 90 डिग्री से कर रहे हैं, इनिशियली रखा है पैरेलल, तो θ1 हो जाएगा 0 डिग्री, और उसके बाद कितना रोटेट करना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री θ2 हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन फॉर्मूला आपको पता होगा -PE या -PE cos θ2 -PE cos θ2 cos θ1 बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना, cos θ2 cos θ1 लगा दो, W किसके बना आ जाएगा -PE cos θ2 कितना है, फाइनली उसको 90 डिग्री पे लाना है, और cos θ1 कितना है, θ1 इसलिए पैरेलल रखा था तो 0 डिग्री हो गया, cos 90 होता है 0, तो -PE 0 cos 0 होता है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा PE, कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका PE आंसर आ जाएगा ना इसका, तो PE आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट वन, सेकंड आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो इसको टक कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड आर जॉइन इन सीरीज़ में जॉइन किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज़ के अंदर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 3 कैपेसिटर हैं सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो 1/C3, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 + 1/3 + 1/6, ये हो गया 1/CX। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका 6 आ जाएगा, तो 3 + 2 + 1 6/6 हो गया, और 6/6 कितना होता है बेटा 1, तो 6/6 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/CS कितना आ गया 1, तो CS भी कितना हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन आ गया B
तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पेपर कुल मिला के ठीक है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ही बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड पेपर होता है हर बार वैसा ही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5। 2 point चार्जेस हैं और उस चार्जेस को कहाँ रखा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में। मतलब दोनों चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं, Q1 Q2 चार्ज हो गया और बीच में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ डायलेक्ट्रिक, उसका K कितना है 5। और आपको पता है डायलेक्ट्रिक में जो फोर्स है वो K टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। अभी कह रहा है डिस्टेंस R है, ठीक है। एक्सपीरियंस है फोर्स F, तो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करा उसको F बोल रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, वैक्यूम में अब क्या पूछ रहा है, वैक्यूम में कितनी फोर्स लगेगी सेम डिस्टेंस R पे, ठीक है। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, जो F होता है F डैश अपॉन F, या हम उसको बात करें F नोट अपॉन F मीडियम इक्वल हमारे पास होता है K। क्या होता है बेटा, K होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से बेसिकली बताना क्या है, F नोट बाई एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स होती है। हम आपको F के साथ रिलेट करना है ना इसको, तो F नोट आपको, अब F नोट किसको ला जाएगा, F नोट आ जाएगा आपके पास K इंटू एफ एम। K इंटू एफ एम का मतलब क्या है, K हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एफ एम हो गया फोर्स मीडियम के अंदर। तो F नोट वैक्यूम के अंदर कितनी फोर्स आ जाएगी, 5 इंटू एफ एम। एफ एम आपको F दे रखा है, तो फोर्स जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी वैक्यूम के अंदर। ऑब्वियस है कि वैक्यूम के अंदर फोर्स होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता जो लाइंस को एब्जॉर्ब कर ले। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है कि जो पहले 5 क्वेश्चन हमने देखे हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन सारे के सारे इलेक्ट्रिक यूनिट फर्स्ट से ही हैं अभी तक। तो आगे अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं देखे अभी हमने, अब देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फिर से, यूनिट 6 में गॉस थ्योरम से है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देख लेते हैं गॉस लॉ हमें क्या कहता है। अगर आपको गॉस लॉ पता हो तो गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड होता है, फ्लक्स की इन्फॉर्मेशन देता है, और ये कहता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 जो नेट फ्लक्स लिंक करेगा किसी क्लोज सरफेस से, वो नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो चार्ज है वो इनसाइड होना चाहिए। नेट चार्ज इनसाइड वाला फ्लक्स बनाता है, बाहर वाला चार्ज फ्लक्स नहीं बनाता। रीज़न क्या है, जितनी लाइंस सरफेस से एंटर करेंगी उतनी लीव कर जाएंगी, तो जीरो फ्लक्स हो जाएगा। सेकंड क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। ये आपने पढ़ा होगा, स्फीयर में अगर प्लस क्यू रख दो या क्यूब में प्लस क्यू रख दो, या तो दोनों केस में जो फ्लक्स बनेगा वो क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही बनेगा, तो सेकंड भी गलत हो गया। उसके बाद गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे हैं गॉस थ्योरम क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो गलत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही गॉस थ्योरम लगता है। जैसे आपके पास अगर कोई पॉइंट चार्ज हो और आपको उसकी गॉसियन सरफेस बनानी हो, तो आप इस तरीके से बनाओगे, पॉइंट चार्ज है उसकी गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाओगे कि हर पॉइंट पर और ये सेंटर पे आ जाए, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो सिमेट्रिकल सरफेस बनाना चाहोगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते आप उसको। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। देखो कॉन्टिन्यूस रहेगी और हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म भी रहेगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि सबका आर सेम है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ वन करेक्ट, और बाकी हो गए इनकरेक्ट, ठीक है बेटा। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय, एक कैपेसिटर प्लेट्स है उसको चार्ज किया है V वोल्ट से, तो कैपेसिटर को जब V वोल्ट से चार्ज कर दोगे तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, उसके पास चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी इसके पास चार्ज हो गया, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। उसके बाद क्या करा, चार्जिंग के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और जो कैपेसिटर बना
उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सी डैश हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नोट, के टाइम्स ऑफ सी नोट, ठीक है बेटा। सी तो कैपेसिटेंस जो डायरेक्टली डालने से बढ़ जाता है, तो के टाइम्स ऑफ सी नोट हो गया। अब ये कह रहा है कि उसमें अब उसका पोटेंशियल पूछ रहा है वो, ठीक है। और एक जो चीज़ कॉमन रहने वाली है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज हो गया कांस्टेंट, चार्ज हो गया कांस्टेंट, तो चार्ज हो गया कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल बताना है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस प्लेट्स का क्या होगा। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई सी। अब चार्ज तो सेम है, तो क्यू डैश बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी डैश होएगा, सॉरी क्यू बाई, अब सी डैश, सी डैश को क्या लिख सकते हैं आप, के सी नोट, ठीक है, के सी नोट, के सी नोट लिख दिया। और क्यू बाई सी नोट बेटा क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी नोट हो जाएगा वी नोट। तो वी डैश किसके इक्वल हो गया, या वी मान लो, तो वी बाई के हो गया। वी बाई पोटेंशियल हमेशा के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप ऐसे डिस्कनेक्ट करोगे, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब भी डिस्कनेक्ट होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, के डायलेक्ट्रिक डाला था ना, वी बाई के। तो सेवन्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर अकाउंट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। अगर सेल की ईएमएफ को आप एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हो तो आपने डिवाइस पढ़े हैं ईएमएफ मेज़र करने के, या तो पोटेंशियोमीटर होता है या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जिसका जो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है वो है फर्स्ट पोटेंशियोमीटर। आपने सेकेंड में अच्छे से पढ़ा होगा बेटा ये। तो ये पोटेंशियोमीटर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलो उसके बाद आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट रीड आउट द स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है जो पास हो रहा है सर्किट से, कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, कनेक्टेड इन पैरेलल, दो वायर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसका R2 हो गया। इफ़ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर्स आर रेशो, लेंथ और रेडियस का रेशो दे रखे हैं। लेंथ का रेडियस कितना है, लेंथ का रेशो 3:2, L1/L2 कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे ही रेडियस का रेशो कितना दे रखा है, R1/R2 कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है बेटा। आपको निकालना है करंट का रेशो। तो करंट का रेशो I1/I2 कैसे निकलेगा, अगर आपको ये रिलेशंस पता है तो आप रेजिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा वो करंट के रेशो से अपोजिट होगा, बिकॉज I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो आपको R2/R1 निकालना है और वो मिल जाएगा। तो R2/R1 निकालने के लिए जो डाटा गिवन है उस डाटा को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं R2/R1। तो आपको पता ही है R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। तो इधर मैं लिख देता हूँ रो L2/A2, और यहाँ क्या आ जाएगा रो L1/A1। तो यहाँ से रो से रो कैंसिल आउट हो गया। एरिया को आप लिख सकते हो पाई R1², यहाँ आ जाएगा पाई R2², ठीक है। तो फिर पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा क्या है L2/L1 और R1²/R2², इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा है L1/L2 और मल्टीप्लाई R1, ऊपर आ जाएगा सॉरी L2/L1 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा R1² R2²। इसके बाद रिपीट कर लेते हैं बेटा। L2/L1 कितना आएगा, L2/L1 आएगा 2/3, ठीक है। और ये आएगा R1² R1 कितना है हमारे पास, R1 है 2, तो 4/9 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 8/27, 8/27 तो आया R2/R1, ठीक है बेटा। 8/27 आ गया R2/R1। और आपको चाहिए क्या, आपको I1/I2 चाहिए, और I1/I2 भी क्या होता है R2/R1। तो I1/I2 ही चाहिए था, ये आपके पास आ गया 8/27
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन पे इसको लोड करते हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रो का कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का क्या होगा? आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगा ना, उस कोलिजन बढ़ जाएंगे कंडक्टर में। तो उसका जो कंडक्टर है उसकी जो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा कंडक्टर के? तो रेजिस्टेंस तो अच्छा कंडक्टर आएगा तो सेमी उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। और सेमी कंडक्टर को आप अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। ठीक है, नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत थर्ड ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके चांसेस कम है कि इतने इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, बट अगर बोर्ड ने ये सैम्पल पेपर सेट किया है तो आइडियली इसी टाइप के क्वेश्चन ही आने चाहिए। बाकी दैट डिपेंड्स कि कैसे क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा? ये कहते हैं व्हाई वी यूज़ अलॉय व्हेन वी यूज़ अलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज दे हैव। अलॉय क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है? स्टैंडर्ड उसका अल्फ़ा लो होता है। अल्फ़ा लो होने से फ़ायदा क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दूसरी उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होगी तो हमें फिर रेजिस्टेंस वाइज ज़्यादा लेंथ की यूज़ नहीं करनी पड़ती। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। हाई टेम्परेचर ऑप्शन नहीं होता, रेजिस्टिविटी ठीक है। तो 11th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं था। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो एक कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड, एक कांस्टेंट वोल्टेज को अप्लाई किया। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज को अप्लाई किया है बिटवीन द कांस्टेंट वोल्टेज है तो आपको, और हीट का क्वेश्चन है तो हीट की फॉर्म में अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो हीट का वोल्टेज की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है? V²/R/T। जब कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना बनता है, और जब कांस्टेंट करंट दे रखा हो तो I²R/T यूज़ करना बनता है। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए वायर, और कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? H। ठीक है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो कह रहा है कि अगर अनदर वायर है, सेम मटेरियल है, ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, और लेंथ को ट्वाइस कर दिया एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वायर, ठीक है, हीट डबल पूछा जा रहा है, तो मतलब रेजिस्टेंस का ही कहीं ना कहीं फंडा है ना। तो रेजिस्टेंस को आप निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, मतलब नए रेजिस्टेंस पूरे रेजिस्टेंस में रिलेशन निकालेंगे। तो आर डैश क्या आ जाएगा? रो तो सेम ही है, रो एल डैश, एल लेंथ में अनदर वायर सेम मटेरियल डबल द रेडियस ट्वाइस द लेंथ, रेडियस को भी डबल किया, लेंथ को भी ट्वाइस कर दिया, 2L बाय, और हमारे पास रेडियस को डबल किया तो आर डैश क्या होगा? रो एल बाय R², पाई R² हो जाएगा ना, तो पाई इंटू डबल कर दिया 2R²। ठीक है बोला, तो क्या आ जाएगा? रो एल बाय 2 पाई R², क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना पाई R², यहाँ पे पाई R² हो जाएगा, तो ये 4R² हो जाएगा ना, तो नीचे 2 बचेगा। और रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस का क्या हुआ? रेजिस्टेंस तो बेटा हाफ हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हीट का क्या होगा? नई हीट क्या होगी हमारे पास? नई हीट क्या होगी? पुरानी हीट क्या थी? पुरानी हीट थी V²/R/T। तो नई हीट कितनी आ जाएगी डैश? V²/R/2 इंटू टी, मतलब H डैश होगी हमारे पास 2 इंटू V²/R/T, और ये होता है आपके पास पुरानी हीट। तो H डैश कितना आ जाएगा? 2H आ जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2V। ये कंडक्टर है, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस था V और आपने इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, V से कितना कर दिया 2V। ठीक है, उसके बाद आगे और टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रिएक्शन टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब वीडी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट में, मेनली हम देखना चाहेंगे कि उसमें चेंज हो रहा है। तो वीडी होता है ई टाउ बाई एम। अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला लिखना चाहूँगा तो ई होता है वी बाई एल टाउ, एम तो नीचे है ही है बाई एम। अब वीडी की बात कर रहा है तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट। तो वी के साथ वीडी का क्या रिलेशन है, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब इसने वी को क्या कर दिया डबल, तो वीडी को भी क्या होना चाहिए, वीडी को भी डबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है बेटा, चलो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। चलो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमने 13 कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 में थोड़ा सा हमें अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो 14 के डायग्राम को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी वैल्यूज़ हम क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी इसकी जो है वो लाइट है। तो ये वैल्यू हमारे पास आपको विजिबल हो रही होगी, ये 6 है, दिस इज़ 6। मैं बना देता हूँ यहाँ पर 6 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास 8, ये 8 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये हो जाएगा 30 ओम। ये मतलब बेसिकली किस पे दिया है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे दिया है। इसको बी मान लेते हैं, ए और बी हो गया। अब ये 3, 6, 8 मतलब ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है। बस अब इसी में ही हम चेंजेस कर लेते हैं। तो अब इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपके पास ये अगर ए है तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो इसका मतलब ये 6 और 3 क्या हो गया आपके पास पैरेलल में होगी। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये 3 और ये 6, ये दोनों किस में हो गए बेटा पैरेलल में, 3 और 6। उसके बाद ये दोनों पैरेलल सॉल्व करोगे तो साथ में ये दोनों को सॉल्व करने के बाद एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये बन जाएंगे फिर आपके पास सीरीज़ में। तो ये 8 के साथ हो गए सीरीज़ में, ये 8 है ना दोनों के साथ है, सिंगल पाथ है तो सीरीज़ में हो गए। उसके बाद ये सारा अरेंजमेंट जो होगा वो 30 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये 30 ओम के साथ पैरेलल में हो गया। ठीक है बेटा, 30 ओम के साथ पैरेलल में हो गया। तो सॉल्व कर लो इसको, 3 और 6 को सॉल्व करो क्या आएगा 2 और 8 को सॉल्व करो क्या आएगा सीरीज़ में 10, 3, 6 सॉल्व करोगे पैरेलल में 2 आएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 30 फिर आपके पास ये मतलब सारा सॉल्व करके आपके पास रह गया यहाँ पर 2 और 8 10 हो गया, 10 और 30 रह गया। 10 और 30 को पैरेलल में सॉल्व कर लो। 10 और 30 को पैरेलल में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे 1/10 प्लस 1/30, ये आ गया 1/r, ये आ जाएगा 300 एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 10 40/300, 40/300। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 300/40, ये तो 1/r आया, और कितना आ जाएगा 300/40, 300/40। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। इसमें एक हो गया था, हाँ 300/40, इसको सॉल्व कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 7.5 बनता है बेटा, 7.5 ओम। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है थर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। वैल्यूज़ थोड़ी सी विजिबल नहीं थी, वो भी हमने देख ली। अब क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 15th पर। 15th क्वेश्चन कहता है द एसेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले तो वर्ड देखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आ जाए, वो सारी चीज़ सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो एफ आपने पढ़ा है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज क्या होता है, QVB sin थीटा। QVB sin थीटा में अगर आप निकालें
क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बी क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू बी साइन थीटा, एफ बाई क्यू बी साइन थीटा हो जाएगा ना बेटा, एफ बाई क्यू बी साइन थीटा। तो बस पुट कर लो आप पुट करोगे यहाँ पर एफ बाई, इसको वैल्यूज पुट करिए, देखिए क्या आएगा। इसकी आ जाएगी न्यूटन, इसकी हो गया आपके पास कूलम, इसकी मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूटन और एम्पियर में गिवन है, तो कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा और पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि कूलम पर सेकंड एम्पियर होगा, ऊपर जाके पर एम्पियर बन जाएगा। तो 15th का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आ रहा है क्या, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये, अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं अपने जो भी टीचर ने कराए हैं तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द कॉइल ऑन ए ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम। एक मेटल फ्रेम पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्यों बाउंड किया, गैल्वेनोमीटर पे मेटल फ्रेम को क्यों बाउंड किया जाता है। अच्छे से आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एडी करंट का कंसेप्ट पढ़ा हो तो एडी करंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो अगर आप बेसिकली जो नीडल होती है जब उसकी रीडिंग लेने जाते हैं तो वो ऑसिलेशंस लगातार करती रहती है, ठीक है। तो ऑसिलेशन करती है, तो ऑसिलेट करती है, तो वो रुक नहीं पाती। अगर एडी करंट की फॉर्मेशन हो जाए तो एडी करंट क्या करेगा, एडी करंट का काम होता है मोशन को अपोज करना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग देगा, जिससे क्या होगा, वो जो नीडल है जल्दी से रुक जाएगी। तो हिस्टेरिसिस वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, सेंसिटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं उसमें, मोमेंट इनर्शिया भी बढ़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी बेसिकली, इसलिए लगाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड ही जनरली क्वेश्चन बनते हैं। इस बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दो वायर हैं सेम लेंथ की, शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। दो वायर थी आपके पास एल एल, एक से बना दिया स्क्वायर और एक से बना दिया सर्कल। सर्कल की रेडियस होगी आर, स्क्वायर की साइड है ए, तो ये भी ए होगी, ए होगी, ए होगी, मतलब एल किसके इक्वल हो गया, यहाँ से एल आपके पास बना हो, एल किसके इक्वल आ जाएगा 4a के, जो टोटल लेंथ एल थी 4a में डिवाइड कर दिया, यहाँ से एल किसके इक्वल आ जाएगा 2πr के, ठीक है बेटा। तो रेडियस आप निकाल सकते हो, रेडियस कितनी आ जाएगी l/2π। और यहाँ से अगर आप निकालना चाहो, यहाँ से ए निकालना चाहो, ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा l/4, ठीक है बेटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेशो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अगर सेम करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है m, और m का फॉर्मूला क्या होता है IA। एक टन है तो IA वैसे तो NI होता है, तो I तो सेम हो गया बेटा, तो IA1/IA2, तो I तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपने रेशो निकाल लिया A1 A2 का तो आपके पास हो जाएगा हमारे L/2 निकल जाएगा। तो A1 A2 का रेशो निकाल लेते हैं, उसके लिए आपको एरिया चाहिए। इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होगा पाई, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपके पास पाई, ये हमने क्या निकाला पाई, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और सर्कल का हो जाएगा πr²। तो A1 और A2 निकाल लेते हैं। A1 कैसे निकालेंगे, A1 आ जाएगा हमारे पास, A1 होगा a², तो हो जाएगा l²/16, ठीक है बेटा। और A2 हो जाएगा हमारे पास πr², πr², और आर निकाला हमने l/2π, तो ये हो गया हमारे पास l²/2π का स्क्वायर होगा 4π² हो जाएगा, एक पाई कट जाएगा, तो l²/4π हो जाएगा। बस आपके पास अगर l²/4π ये आगे दोनों, बस आप यहाँ पर एरियाज़ का रेशो रख दो, वही मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो है। तो m1/m2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, A1/A2 के इक्वल था। A1 कितना है आपके पास l²/16, l²/16, और m2 कितना है, m2 है A2 कितना है आपके पास, A2 आया है l²/4π, तो ये l² से l² कैंसिल आउट हो गया, इतना 4 से ये हो गया 4/π/4 आ गया, π/4 कौन सा ऑप्शन बनता है बेटा, π/4 बनता है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आएगा आपके पास करेक्ट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले इसको करते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब आपको बी एच दे रखा है, बी एच कितना है √3 ऑफ बी वी दे रखा है बेटा, ठीक है। और वर्टिकल एंगल ऑफ डिप निकालना है एट दैट प्लेस। एंगल ऑफ डिप कैसे निकाल सकता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है 10 डेल्टा, डेल्टा उसका सिंबल होता है, तो डेल्टा क्या होता है बी वी बाई बी एच। और बी वी बाई बी एच क्या बनता है, यहाँ से देख लेते हैं। बी वी बाई बी एच बनेगा 1/√3, ये बनेगा बेटा बी वी बाई बी एच क्या बनेगा 1/√3। ऊपर से निकाल लेंगे 1/√3, और डेल्टा में इसमें टेंजेंट वैल्यू होती है 1/√3 की 60, तो डेल्टा आ जाएगा 60 डिग्री। अब डेल्टा कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं π/3, है ना, π/6 सॉरी, 60 आएगा 30 आएगा, 30 आएगा ना। 10 डेल्टा में 1/√3 होता है, 30/60 होता है √3, तो π/6 आ जाएगा, π/6, ठीक है बेटा, π/6 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस। किसी प्लेस पर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है अर्थ्स मैग्नेटिज्म का, तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 2 coils are placed close to each other. The mutual inductance of a pair of coil depends upon। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, किस पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला पड़ा होगा μ0 N1 N2 A²/L ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इससे देखें कि कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, फैक्टर कहते हैं रेट एट विच द कोयल चेंजेस रिलेटिव पोजिशन ऑफ ओरिएंटेशन, ये सही है। रिलेटिव पोजिशन रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस्ड, ये भी गलत है। करंट इन द कोयल्स, इस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव पोजिशन क्या है बेटा, रिलेटिव पोजिशन की बात करें, जैसे आपने कोयल ये रखी है यहाँ पर, एक ऐसे रख दिया दूसरा ऐसे रख दिया, तो इस पोजिशन पर डिपेंड करता है। ये पहली पोजिशन होगी, ये दूसरी पोजिशन होगी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और सबसे बढ़िया क्या है, एक ऐसे रखा है दूसरा उसके ऊपर बाउंड कर दिया, इसमें से ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, तो रिलेटिव पोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका नाम है ABCD, ABCD स्क्वायर का नाम है। यस, क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन में मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। वी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर, कांस्टेंट है बी, ठीक है, स्पेस में भी और टाइम में भी, ठीक है, और प्लेन एवरीवेयर, ठीक है। जब इसको मूव कराएंगे बेटा, आपने एक अरेंजमेंट पढ़ा होगा, ऐसे होता था, ये पार्ट को मूव करवाते थे, ये पार्ट को मूव कराते तब जाके फ्लक्स लिंक से चेंज होता था। अब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट मूव कर रहा है, तो सर फ्लक्स लिंक तो चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा, ना बी चेंज हो रहा, ना एरिया चेंज हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा। ये तीन ही मेथड होते हैं एमएफ इंड्यूस कराने के। इसका मतलब ये है कि इसमें तो एमएफ इंड्यूस होगी ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें कोई एमएफ इंड्यूस नहीं होगी, फ्लक्स लिंक चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, 22 पे। 22 क्वेश्चन क्या देता है, फ्लक्स दे रखा है और आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है T = 4 पर। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें d∅dt, तो फ्लक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10t + 3, और यहाँ पर रख दो t को 4, तो t को 4 रखोगे तो यहाँ 4 रखा +3, कितना आ जाएगा। अगर मैं इसने साइन दिया है तो साइन आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है +43, और यहाँ अगर हम साइन लेके चलें तो -3, 43 वोल्ट आएगा, 43, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये था 22nd क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 23rd पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं फर्स्ट के, सेक्शन बी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया 23 बेटा।
23 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एसी सर्किट प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर में आपने देखा होगा, प्योर कैपेसिटर में एक्सी क्या होता है 1/ωc, ठीक है ना। और ये ग्राफ किसके बीच में कह रहा है, वी और आई के बीच में, सॉरी आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में। आई और फ्रीक्वेंसी में 4 ग्राफ गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बना लो, एक्सी की स्केल आ जाएगा 1/2 न्यू सी, ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब आई के साथ फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, अब आई के साथ अगर हम रिलेशन बनाएं, आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई का फॉर्मूला होगा V/XC, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर XC के फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली है, तो अगर मैं XC की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो V/1/2 न्यू सी बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि V का आई का न्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, आई का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को ये एफ से लेके चल रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिया है, कोई बात नहीं, सिंबल ही तो है। तो आप यहाँ से बना लो, स्ट्रेट लाइन बनेगा बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली है। फिर से देख लो एक बार अगर देखना चाहते हो तो, आई क्या होता है V/XC, और एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा आपके पास 1/2πfc। तो यहाँ से देखो तो डायरेक्टली है, ठीक है बेटा, डायरेक्टली है, तो आई डायरेक्ट रिलेशन तो वी है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देख लेते हैं एक बारी। एक 20 वोल्ट की, इस क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से पढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, एक 20 वोल्ट एसी सप्लाई है, उसको अप्लाइड किया एक सर्किट में, ठीक है बेटा, सर्किट में अप्लाई किया है, ठीक है। उस सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कोई लगी हुई है। अब ये कहने का मतलब क्या है, एक सर्किट में, ये कौन सा सर्किट हो गया, RL सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई लगी हुई है, उसके इंडक्टेंस है L, उसको 20 वोल्ट AC से कनेक्ट कर दिया। अब कहने का मतलब क्या है, 20 वोल्ट क्या है बेटा उसकी, जब भी आपको ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में 20 वोल्ट AC से या 200 वोल्ट AC से, तो आपके पास वो VRMS है। तो VRMS आपके पास कितनी गिवन है, 20 वोल्ट। मतलब ये जो RMS होती है वो एक वर्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है बेटा, अफेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। VRMS गिवन है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आगे। अब क्या बोला उसने, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब हर इंस्टेंट पे वोल्टेज जो है वो वेरी करेगी, तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पे 20 वोल्ट यहाँ पर अगर है RMS, तो यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर RMS होगी 12 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट RMS अप्लाई की थी, 12 वोल्ट RMS किसके अक्रॉस हो गई, R के अक्रॉस हो गई, और आपको क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस L निकालना है, मतलब VL निकालना है। तो VR दे रखा है, RMS दे रखा है, बोलो V इफेक्टिव दे रखा है, और VL निकालना है। अब आपको VR और VL का रिलेशन तो पता ही होगा बेटा, VR VL का रिलेशन क्या होता है, जो आपके पास नेट V होता है, नेट V या नेट E मान के चलो, ये क्या होता है, VR² + VL - VC² होता है। अब VC तो है नहीं, सर्किट RL है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बेटा। और V आपको कितना दे रखा है 20, तो यहाँ से √VR², VR² कितना है 12² प्लस VL²। अब अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर आगे, तो आप कैसे करोगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे इधर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये फिर देख लेते हैं आगे। तो बन गया 400, ये हो गया आपके पास 12², दैट इज़ इसका 144 हो गया, प्लस VL², फिर इसको माइनस करोगे तो VL² किसके बराबर आ जाएगा, VL आ जाएगा आपके पास √256, √256 कितना होता है 16, इसका आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है ये, RLC की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड रहती है बेसिकली बच्चों को, तो बच्चों को ये डिफ़िकल्ट पोर्शन में लगता है, तो इसमें आपने इसको ध्यान से कवर करना है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 क्वेश्चन कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट इन सीरीज AC। ये EMF की इक्वेशन है और एक करंट की इक्वेशन है, और देख के लग रहा है कि करंट जो है वो EMF से लीड कर रहा है। तो करंट अगर EMF से लीड कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा सर्किट हो सकता है, ऑप्शन क्या, नेसेसरी RL सर्किट, ठीक है बेटा। और सेकंड में क्या बोला, नेसेसरी RC सर्किट। थर्ड क्या है, LCR सर्किट। फोर्थ क्या कह रहा है, कैन बी RC और LCR सर्किट। RC भी हो सकता है, LCR भी हो सकता है। करंट लीड कर रहा है,
करंट लीड किस में करता है? जिसमें कैपेसिटर डोमिनेंट हो, जिसमें XC या VC ग्रेटर देन VL हो, ठीक है, या बोल सकते हैं XC ग्रेटर देन XL हो। तो वो तो दो ही कॉम्बिनेशन है। या आप हो सकता है LCR सर्किट भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, और RC सर्किट भी हो सकता है। RL क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें वोल्टेज लीड करती है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि RC होगा, LCR भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है LCR होगा, उसका ऑप्शन बनता है 4। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे सेक्शन ए के, तो वी होप आपको समझ में आए होंगे। और जो बाकी सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं वो कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, फिर सेक्शन बी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।